Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. In case you are new to this channel, I upload videos every day at 7 pm. Subscribe to the channel and hit the bell icon so that you get notified whenever I upload a video. So today we will be covering the topic DTAA, that is Double Taxation Avoidance Agreements, जिसको हम practically tax treaty के नाम से भी जानते हैं. So yeah, this will be the topic for today, and I am not uploading any notes for this topic specifically, or I should say for any of the taxation topics. Reason is taxation is a vast subject and I don't want you to change your notes at this moment. So just listen to the video, or you can open up your book, whatever reference material you have referred to while studying this topic. Also, I should tell you what notes I am referring to, so that if you have these notes you can open them up, right? So I am using VG Sir's summary module for the revision. In case you have that, you can open that up and we'll be going in that sequence which is given in the book. In case you don't have the book, don't worry, whatever book you have, just open that. In case you don't want to open that book as well, you can just listen to the video, or I should say the audio. It will be beneficial for you as well. So without wasting any time, let's start with the revision, and it is going to be a little quick revision so that you can revise this topic quickly n number of times you want it, right? So let's start with the main topic, that is double taxation avoidance agreements, DTAA or tax treaty, whatever way you want to call it. इसमें हमारे पास टू मेथड्स होते हैं डबल टैक्सेशन के अवॉइड करने के. दो तरीके हैं डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के. हमारे पास दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं. वो दो मेथड्स कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ द बायलेटरल रिलीफ एंड सेकंड वन इज़ द यूनिलैटरल रिलीफ. बायलेटरल रिलीफ में वी हैव अगेन जिसके थ्रू आप रिलीफ दे सकते हो, एंड इन केस ऑफ यूनिलैटरल रिलीफ देर इज़ नो अदर वे, देर इज़ ओनली सिंगल वे, विच इज़ कि आपका अगर कोई भी कंट्री के साथ अग्रीमेंट नहीं है रिगार्डिंग दी DTAA, तो उस केस में रिलीफ किस तरीके से दिया जाएगा टू अ टैक्स पेयर जो दोनों कंट्रीज़ के अंदर टैक्स पे कर रहा है. सो यूनिलैटरल रिलीफ को सबसे पहले कवर कर लेते हैं, विच इज़ वेरी इजी. अगर अग्रीमेंट नहीं होता है तो जो भी रेजिडेंस वाली कंट्री होती है, जिस भी कंट्री का वो टैक्स पेयर रेजिडेंट होता है, दैट कंट्री इज़ गोइंग टू प्रोवाइड द रिलीफ टू दैट पर्सन. So this is as per which section? This is as per section 91. Now let's talk about the bilateral relief. Bilateral relief के अंदर we have two methods, जिसमें कब अप्लाई होता है? जब दोनों कंट्रीज़ का आपस में DTAA है. जब DTAA होता है तो सेक्शन 90 और सेक्शन 90A अप्लाई हो जाता है, जिसके अंदर वी हैव टू मेथड्स. फर्स्ट वन इज़ द एग्जेम्पशन मेथड एंड सेकंड वन इज़ द टैक्स क्रेडिट मेथड. व्हेन आई से एग्जेम्पशन मेथड, तो एग्जेम्पशन मेथड के नाम से ही पता चल रहा है कि एक कंट्री के अंदर टैक्सेशन होगा और दूसरी कंट्री में नहीं होगा. क्यों? क्योंकि दूसरी कंट्री उस इनकम को एग्जेम्प्ट कर देगी फ्रॉम द टैक्सेशन पर्पस. सो एक पर्टिकुलर इनकम को एक ही कंट्री में टैक्स किया जाएगा इन दी एग्जेम्पशन मेथड. वहीं अगर मैं टैक्स क्रेडिट मेथड की बात करूं तो टैक्स क्रेडिट मेथड के अंदर दोनों कंट्रीज़ के अंदर टैक्सेशन होगी, दोनों कंट्रीज़ के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा, बट द कंट्री ऑफ रेजिडेंस विल गिव यू द रिलीफ ऑफ वॉट एवर टैक्स यू हैव पेड इन दी आउटसाइड कंट्री. अब इसके लिए भी हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी इनकम पर रिलीफ मिलेगा, कितने अमाउंट का मिलेगा, कितने का नहीं मिलेगा. वी विल कवर दिस इन डिटेल. सो अभी हमने ब्रीफली समझा सेक्शन 90, 90A और सेक्शन 91 को. अब बात करते हैं सेक्शन 90 की. सेक्शन 90 के अंदर बताया हुआ है कि जब भी फॉरेन कंट्रीज़ के साथ हमारा अग्रीमेंट होता है, विच इज़ DTAA होता है, तो उस केस में क्या होगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये अग्रीमेंट करती है किसी भी बाहर की कंट्री की गवर्नमेंट के साथ, या फिर गवर्नमेंट कंट्री हो सकती है, कंट्री की दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट हो सकती है, या फिर कोई भी स्पेसिफाइड टेरिटरी भी हो सकती है, जैसे कि मकाओ वगैरह हो गए ना. तो ये कंट्रीज़ नहीं है, ये स्पेसिफाइड टेरिटरीज़ में आती हैं. सो इसके अंदर क्या होगा, जब भी ऐसा कोई अग्रीमेंट होता है तो उसके अंदर लिखा जाता है कि अगर DTAA में ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो पर्टिकुलर इनकम है ये दोनों कंट्रीज़ के अंदर टैक्सेबल होंगी, तो उस केस में DTAA के अंदर ये भी लिखा होगा कि जो कंट्री ऑफ रेजिडेंस है वो कंट्री ऑफ सोर्स में जो टैक्स पे किया है उस पर क्रेडिट अलाउ कर देगी. तो ये कौन सा मेथड हो गया हमारा? टैक्स क्रेडिट मेथड हो गया, जो सेक्शन 90A के हिसाब से है. वहीं अगर मैं बात करूँ सेकंड पॉइंट की, तो उसमें दिया हुआ है कि अगर DTAA में ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो इनकम है ये टैक्सेबल होगी सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री में और दूसरी कंट्री में इसको टैक्सेबल नहीं माना जाएगा, तो ये भी हो सकता है. अब ये कौन सा मेथड हो गया? ये मेथड हो गया हमारा एग्जेम्पशन मेथड.
राइट, सो फर्स्ट वाले पॉइंट में हमें दिया हुआ है दी टैक्स क्रेडिट मेथड, सेकेंड वाले पॉइंट में एग्जेम्पशन मेथड दिया हुआ है। मैं एक बार आपके लिए लाइन रीड कर देती हूँ। लाइन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में बता दिया। तो मैं लाइन रीड करके बताती हूँ फर्स्ट पॉइंट की, जिसके अंदर टैक्स क्रेडिट मेथड अप्लाई हो रहा है। फॉर ग्रांटिंग ऑफ रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑन विच हैव बीन पेड बोथ इनकम टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट एंड द इनकम टैक्स इन दैट कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी एज द केस मे बी। तो दोनों कंट्रीज़ के अंदर टैक्स पे किया हुआ है। सेकेंड पॉइंट है फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन ऑफ इनकम अंडर दिस एक्ट and under the corresponding law in force in that country or specified territory as the case may be। तो अवॉइडेंस के लिए क्या करने के लिए एग्जेम्पशन मेथड हो सकता है। अवॉइडेंस के लिए एक कंट्री में एग्जेम्प्ट कर दो, एक कंट्री में टैक्सेशन कर दो। थर्ड पॉइंट इसमें जो आता है वो ये है कि अग्रीमेंट में हो सकता है लिखा होगा कि आप दोनों कंट्रीज़ जो हैं आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करोगे। इस इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाएगा जिससे कि जो भी टैक्सेशन का इवेजन हो रहा है, अवॉइडेंस होने की कोशिश हो रही है, या तो इनकम टैक्स की या इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से हमारी कंट्री में, या फिर दूसरी कंट्री के जो भी लॉज हैं उसके हिसाब से, तो उसको अवॉइड करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम दोनों कंट्रीज़ आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे। या फिर हमें अगर कोई भी इन केसेस जो भी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड इवेजन से रिलेटेड केसेस हैं, इस पर इन्वेस्टिगेशन करना है, तो दैट विल ऑल्सो बी अलाउड। इस इन्वेस्टिगेशन के लिए भी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज अलाउड होगा। फोर्थ पॉइंट है कि अगर कोई भी इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से इनकम टैक्स की रिकवरी करनी है, या फिर दूसरी कंट्री के लॉज के हिसाब से जो टैक्सेशन बनता है उसकी रिकवरी करनी है, तो आपस में हम इस चीज़ पर भी कोऑर्डिनेट करेंगे, हम रिकवरी में भी हेल्प करेंगे। सो 4 पॉइंट्स कौन से हैं। फर्स्ट वाला कि दोनों कंट्रीज़ के अंदर टैक्सेशन हो रहा है तो क्या होगा। दूसरे पॉइंट में ये कि ऐसी कौन सी इनकम्स होंगी जिस पर एक ही कंट्री के अंदर टैक्सेशन होगा। तीसरी वाली पॉइंट ये था, तीसरा पॉइंट की इन्फॉर्मेशन किया जाएगा। और चौथे पॉइंट में हमने पढ़ा रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स की बात। अब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट होने की वजह से क्या होता है, इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है। इसका इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि जो इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री में टैक्स हो पाती है। राइट, अगर दोनों कंट्रीज़ के अंदर इनकम को टैक्स भी किया जा रहा है, तो जो भी एक कंट्री के अंदर टैक्स पे किया है उसका दूसरी कंट्री में क्रेडिट मिल जाता है, डिडक्शन मिल जाती है। सो डेफिनेटली आपका जो डबल टैक्सेशन हो रहा था दोनों कंट्रीज़ के अंदर, वो आपका पर्पस सॉल्व हो जाता है। या तो आप एग्जेम्पशन देख के उस पर्पस को सॉल्व कर लो, या फिर आप इसको वो करके सॉल्व कर लो, रिलीफ देकर, क्रेडिट मेथड अप्लाई करके। सो किसी भी तरह से आप इसका इफ़ेक्ट दे सकते हो। नोट टू हमारा है स्पेसिफाइड टेरिटरीज़ की बात कर रहा है कि स्पेसिफाइड टेरिटरीज़ के केस में जो है हमारा टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज अग्रीमेंट साइन होते हैं, एंटर होते हैं हमारी कंट्री के और दूसरी स्पेसिफाइड टेरिटरी की कंट्री के साथ, जिसके अंदर टैक्स इन्फॉर्मेशन की एक्सचेंज करना होता है। जो भी टैक्स की इन्फॉर्मेशन आपस में उन्हें शेयर करनी होती है, एक्सचेंज करनी होती है, वो इस एग्रीमेंट के तहत कर सकते हैं। दूसरे सबसेक्शन 2 की अगर मैं बात करूँ तो सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है कि अगर असेसी के ऊपर DTAA भी अप्लाई हो रहा है और इनकम टैक्स तो हो ही रहा है, तो DTAA है और इनकम टैक्स है, दोनों के अंदर जो रेट्स हैं, जो प्रोविजंस हैं, वो अलग अलग दे रखे हैं। तो जो भी असेसी के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे वो वाले टैक्स रेट्स को अप्लाई किया जाएगा, वो वाले प्रोविजंस को अप्लाई किया जाएगा। इन केस DTAA के अंदर बोला हुआ है कि जो टैक्सेशन रेट है वो 35% लगेगा एक पर्टिकुलर इनकम पे, और सिमिलरली इनकम टैक्स एक्ट में उसी पर्टिकुलर इनकम पे रेट बोल रखा है 10%। तो आप ही बताओ असेसी के लिए बेनिफिशियल टैक्सेशन रेट कौन सा होगा। 10% in comparison with 35%, तो इनकम टैक्स विल प्रिवेल ओवर दी DTAA। क्यों? क्योंकि इट वॉज बेनिफिशियल फॉर दी असेसी। सो दिस इज एज पर विच सेक्शन, सेक्शन 90 सबसेक्शन 2। वहीं अगर मैं बोलूँ कि अगर DTAA के अंदर और इनकम टैक्स के अंदर जो रेट ऑफ टैक्सेशन है ऑन अ पर्टिकुलर इनकम वो दोनों में ही 10% दिया हुआ है, दोनों में ही 10% दिया हुआ है, तो अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा विच इज़ मोर बेनिफिशियल टू दी असेसी, या फिर आपको कौन सा वाला अप्लाई करना चाहिए, ये आपको सोचना पड़ेगा। इसको सोचना बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि DTAA में आपके जो भी टैक्सेशन रेट्स होते हैं उस पर सरचार्ज और एजुकेशन सेस अप्लाई नहीं होता है। सो जब दोनों ही एक्ट्स में और दोनों ही जगह पर
DTAA में और इनकम टैक्स एक्ट में रेट सेम है, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आप DTAA को अप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर तो सरचार्ज, एजुकेशन सेस ये भी ऐड होगा, जिसकी वजह से टैक्सेशन रेट जो इफेक्टिव रेट होगा वो बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियसली विच इज़ बेनिफिशियल फॉर द एसएससी, द बेनिफिशियल रेट वुड बी एज पर द DTAA अगर दोनों में रेट सेम है। सिमिलरली और भी कोई प्रोविजंस हैं तो आप उस प्रोविजंस को देखोगे कि जिसमें भी जो बेनिफिशियल होगा एसएससी के लिए, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसी को आप अप्लाई करोगे। राइट नाउ, कोई भी टर्म अगर अग्रीमेंट में लिखी होती है, उस अग्रीमेंट में जो टर्म लिखी हुई है उसका मीनिंग कहाँ से लोगे, ये चीज़ डिस्कस करते हैं। सो फॉर एग्जांपल कोई टर्म दे रखी है अग्रीमेंट के अंदर, तो उस अग्रीमेंट के अंदर ही उस टर्म का पर्टिकुलर मीनिंग भी डिफाइन कर रखा है कि इस वर्ड का मतलब ये है। तो आप कौन सा मीनिंग लोगे, जो अग्रीमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है। वहीं अगर मैं इनकम टैक्स एक्ट की बात करूँ तो इनकम टैक्स एक्ट के मतलब अगर आपकी अग्रीमेंट में डिफाइन नहीं है, सपोज़ कोई टर्म आ रहा है बट वो अग्रीमेंट में डिफाइन नहीं है, तो आप उसको अग्रीमेंट के हिसाब से लोगे या फिर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से लोगे। अब जब एग्रीमेंट में लिखा ही नहीं है तो इनकम टैक्स के हिसाब से ही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अग्रीमेंट में होता तो वही लेते, नहीं है तो इनकम टैक्स एक्ट। सो अब इनकम टैक्स एक्ट से ले लिया, लेकिन हो सकता है ना अग्रीमेंट में भी ना हो, इनकम टैक्स एक्ट में भी ना हो वो टर्म का डेफिनेशन, तो आप कहाँ से मीनिंग लोगे? तो मीनिंग आप लोगे नोटिफिकेशन से, अगर कोई नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड आई है जिसके अंदर इस टर्म को डिफाइन किया हुआ है। लेकिन अब एक बात बताओ, अग्रीमेंट हुआ था आपका आज की डेट पर, नोटिफिकेशन आ रही है 10 दिन बाद से, तो ये जो टर्म का मीनिंग है वो 10 दिन बाद से इफ़ेक्टिव माना जाएगा, दैट इज़ फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, या फिर जिस दिन अग्रीमेंट हुआ था उस दिन से इफ़ेक्टिव माना जाना चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, जिस दिन अग्रीमेंट हुआ था उस दिन से इफ़ेक्टिव मानना चाहिए, नहीं तो इतने दिन के लिए जो वो टर्म है वो अनडिफाइंड रहेगा, उसको मिसयूज़ किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है उसका मीनिंग। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोविजंस के अंदर ही कि अगर कोई टर्म अग्रीमेंट में डिफाइंड है तो सबसे पहले हम अग्रीमेंट को लेंगे, अगर कोई टर्म अग्रीमेंट में डिफाइंड नहीं है तो हम इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से लेंगे, अगर कोई टर्म इनकम टैक्स एक्ट में भी डिफाइंड नहीं है, ना ही अग्रीमेंट में डिफाइंड है, तो फिर कहाँ से मीनिंग लोगे? तो फिर आप जो मीनिंग लोगे दैट विल बी एज पर द नोटिफिकेशन विच इज़ इशूड इन दिस रिगार्ड। अब बात आती है नोटिफिकेशन की इफेक्टिव डेट क्या होगी, तो नोटिफिकेशन की इफेक्टिव डेट मतलब वो मीनिंग की इफेक्टिव डेट मानी जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ अग्रीमेंट ओनली। राइट, अब सब सेक्शन 4 की बात करते हैं। सब सेक्शन 4 में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी असेसी है जो रेजिडेंट नहीं है, अब उस पर DTAA अप्लाई हो रहा है, तो अब DTAA अप्लाई हो रहा है तो उसको रिलीफ क्लेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको रिलीफ क्लेम करने के लिए एक सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा टू दी असेसिंग ऑफिसर, या फिर एक सर्टिफिकेट होल्ड करना पड़ेगा कि वो उस पर्टिकुलर कंट्री का टैक्स रेजिडेंट है। क्योंकि हमारी इंडिया की कंट्री को कैसे पता चलेगा कि वहाँ पर आपने टैक्स पे किया है नहीं पे किया है? आपको कैसे पता चलेगा? फ्रॉम दी टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट कि हाँ इस बंदे ने दूसरी कंट्री के अंदर टैक्सेशन पे किया है, ये वहाँ की अथॉरिटीज़ को टैक्स पे करता है। राइट, तो इसके लिए आपको क्या देना पड़ता है? इन केस यू आर नॉट द रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो आपको टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट देना पड़ता है, जो कहाँ से ऑब्टेन होता है? दूसरी गवर्नमेंट, कंट्री की जो गवर्नमेंट है या फिर स्पेसिफाइड टेरिटरी की जो गवर्नमेंट है, दैट प्रोवाइड्स दैट सर्टिफिकेट टू दी टैक्स पेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी कि ये लो, ये आपका टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट है, आप इस कंट्री को बिलोंग करते हो, यहाँ टैक्सेशन पे करते हो। अब बात आई कि ये जो TRC है इसको सही माने गलत माने, या इस पे क्वेश्चन रेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो क्या हो रहा था, AOs ने हर टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट पे क्वेश्चन रेज करने लग गए कि क्या ये वैलिड है भी या नहीं, उसकी वैलिडिटी पर क्वेश्चन रेज होने लग गए। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि हर कोई अब TRC देगा, हर बात पर असेसिंग ऑफिसर केस खोल देगा और TRC को क्वेश्चन कर देगा, तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, लिटिगेशन को अवॉइड करने के लिए क्लैरिफिकेशन लेकर आए और उसमें लिख दिया कि जो भी दूसरी कंट्री का रेजिडेंट है सबमिट कर रहा है, तो आप उसको मान लो कि वो सही है, उसको एविडेंस की तरह ट्रीट कर लो, एक्सेप्ट कर लो, उस पर आप इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते, उसकी वैलिडिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप उसको मान लोगे कि वो सही है। ठीक है, अब हमने सिंस पढ़ा था सेक्शन 90 सब सेक्शन 2 में कि जो भी असेसी के लिए बेनिफिशियल होता है दैट प्रिवेल्स ईदर द DTAA और द इनकम टैक्स एक्ट। राइट, तो हो सकता है ना किसी DTAA के अंदर लिख दें कि अगर हमारी कंट्री के किसी भी असेसी के साथ, रेजिडेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उस केस में उस रेजिडेंट के ऊपर कोई भी
हायर टैक्स रेट्स नहीं लगने चाहिए इन कंपैरिजन विद द रेजिडेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। सो फॉर एग्जांपल बाहर की कंट्री है, वहाँ से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इंडिया के साथ, और उस पर्टिकुलर एंटिटी का जो बाहर है उसकी टैक्सेबिलिटी इनकम इंडिया में अराइज हो रही है, इंडिया में अराइज हो रही है तो टैक्सेशन पे करना पड़ेगा, और हमारा उस कंट्री के साथ DTAA है। बट उस DTAA में सिंस हमारे पास, अगर आपको पता है तो, अगर आपने इंटरनेशनल टैक्सेशन एज और इलेक्टिव सब्जेक्ट लिया है तो उसमें आपको पता होगा कि एक नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस क्लॉज होता है, पैराग्राफ होता है, जिसके अंदर आर्टिकल होता है इसके लिए स्पेसिफिकली, जिसके अंदर बताया हुआ है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते दोनों कंट्री के रेजिडेंट्स को अगर कोई अग्रीमेंट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसकी टैक्सेबिलिटी से रिलेटेड। सो अब इसमें क्या हो रहा है कि फॉरेन कंपनी के ऊपर टैक्सेशन रेट्स इंडिया के अंदर कितने हैं, 40% हैं, बट डोमेस्टिक कंपनीज पे ज़्यादा से ज़्यादा 30% है। तो इससे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, डोमेस्टिक कंपनी है तो 30%, फॉरेन कंपनी है तो 40%। इस डिस्क्रिमिनेशन को ना अलाउ करने के लिए उसमें DTAA में लिख दिया कि कोई भी टैक्सेशन रेट जो लेस फेवरेबल है किसी बाहर की कंपनी को, दैट विल नॉट प्रिवेल, जो डोमेस्टिक कंपनी पर टैक्स रेट लग रहा है दैट विल प्रिवेल। तो इससे क्या होता कि सारी फॉरेन कंपनीज पर क्या लग जाता, 30% का रेट लग जाता। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक तरीका निकाला और क्या किया, सेक्शन के अंदर एक्सप्लेनेशन डाल दी। क्या एक्सप्लेनेशन डाल दी, ये एक्सप्लेनेशन डाल दी कि कोई भी फॉरेन कंपनी पर जो टैक्स रेट लग रहा है वो अगर किसी डोमेस्टिक कंपनी के टैक्सेशन रेट से ज़्यादा भी है ना, तो उसको लेस फेवरेबल नहीं बोलेंगे हमारे हिसाब से, हमारे हिसाब से वो लेस फेवरेबल की डेफिनेशन में ही नहीं आता। तो अगर 40% लग रहा है तो वो भी फेवरेबल है, वो भी इक्विवेलेंट है टू दैट ऑफ टैक्स रेट ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। सो ये क्या है, एक तरीका निकाल लिया कि 40% को अवॉइड ना कर पाए फॉरेन कंपनी, तो एक्सप्लेनेशन 1 डाल दी इन दिस सेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। क्या एक्सप्लेनेशन है, द चार्ज ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फॉरेन कंपनी एट अ रेट हायर दैन द रेट एट विच डोमेस्टिक कंपनी इज चार्जेबल शैल नॉट बी रिगार्डेड एज लेस फेवरेबल चार्ज और लेवी ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच फॉरेन कंपनी। सो बहुत होशियारी से, बहुत क्लेवरली एक्सप्लेनेशन डाल दी। आपको इससे रिलेटेड कॉस्मोस लिमिटेड का एग्जाम्पल भी या क्वेश्चन आपने अगर अटेम्प्ट किया होगा तो आपको ही पता होगा। कॉस्मोस लिमिटेड, मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर देती हूँ बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। Cosmos Limited, a company incorporated in Mauritius, has a branch office in Hyderabad, opened in April 2017. The Indian branch has filed return of income for assessment year 2021, disclosing the income of rupees 50 lakhs. It paid tax at the rate applicable to the domestic company, that is 30% plus education cess, on the basis of paragraph 2 of the Article 24, which is non-discrimination of double taxation avoidance agreement between India and Mauritius, which reads as follows. The taxation on a permanent establishment which is an enterprise of a contracting state has in the other contracting state shall not be less favorably levied in that other state than the taxation levied on enterprises of that other state carrying on the same activities in the same circumstance. So यहाँ पर आर्टिकल में लिख दिया, आर्टिकल के पैराग्राफ 2 में लिख दिया कि अगर सेम तरीके की एक्टिविटी कोई बाहर की कंट्री की एंटिटी कर रही है इंडिया के अंदर या दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के अंदर, तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो टैक्स रेट लगेगा दैट शुड नॉट बी लेस फेवरेबल टू देम। लेस फेवरेबल होगा ना अगर हम किसी से ज़्यादा टैक्सेशन चार्ज कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये पैराग्राफ डाला। However, the assessing officer computed tax on the Indian branch at the rate applicable to a foreign company, which is 40% plus health and education cess. Is the action of AO in accordance with law? अब बताओ, हमने अभी एक्सप्लेनेशन 1 पढ़ी है। एक्सप्लेनेशन 1 के हिसाब से येस द असेसिंग ऑफिसर इज़ करेक्ट। क्यों? क्योंकि 40% का जो टैक्स रेट है वो लेस फेवरेबल नहीं माना जाएगा। सो आंसर क्या होगा? सेक्शन 92 के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया या फिर स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया, एज द केस मे बी, देन इन रिलेशन टू द असेसी to whom such agreement applies, the provisions of the Income Tax Act 1961 shall apply to the extent they are more beneficial to the assessee. Thus, in the view of paragraph 2 of Article 24, it appears that the Indian branch of Cosmos Limited incorporated in Mauritius is liable to tax in India at the rate applicable to domestic company.
which is lower than the tax rate applicable to a foreign company. However, important para, explanation 1 to section 90 clarifies that the charge of tax in respect of a foreign company at a rate higher than the rate at which a domestic company is chargeable shall not be regarded as less favorable charge or levy of tax in respect of such foreign company. Therefore, in view of this explanation of AO in levying tax at the rate 40% plus surcharge plus H and EC on the Indian branch of Cosmos Limited is in accordance with the law. तो AO यहाँ पर करेक्ट है. अब बात करते हैं कुछ की नोट्स की. की नोट्स के अंदर बताया हुआ है कि अगर कोई भी फॉरेन कंपनी है, फॉर एग्जांपल इस प्रोविज़न को समझने के लिए कि विच इज़ मोर बेनिफिशियल टू दी एसएससी, इस प्रोविज़न को समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल. किसी फॉरेन कंपनी या नॉन रेजिडेंट को कोई डिविडेंड मिलता है किसी डोमेस्टिक कंपनी से, ठीक है. तो DTAA के हिसाब से ये जो डिविडेंड है दैट इज़ टैक्सेबल एट द रेट 10% इन इंडिया. अब आप बताओ कि क्या ये टैक्सेबल होगा इंडिया के अंदर एट 10%. इंडिया के अंदर एक सेक्शन है हमारे पास, सेक्शन 1034 के हिसाब से अगर कोई भी डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी से मिलता है तो उस पर आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है एसएससी के हैंड्स में, राइट. तो 1034 में ये एग्जेम्प्ट होता है डिविडेंड. तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से तो ये डिविडेंड एग्जेम्प्ट हो रहा है. DTAA के हिसाब से इस पर टैक्स रेट लग रहा है 10%. तो विच इज़ मोर बेनिफिशियल टू द एसएससी? यस, द इनकम टैक्स एक्ट इज़ मोर बेनिफिशियल टू द एसएससी. तो ये हमारा टॉपिक हो जाता है या हमारा सेक्शन हो जाता है सेक्शन 90. अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो सेक्शन 91 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि अगर कंट्री का, दोनों कंट्रीज़ के बीच में कोई भी DTAA एंटर्ड नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा. उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, सेक्शन 191 सब सेक्शन 1 अप्लाई हो जाएगा, जिसके अगर कोई ऐसी कंट्री है जिसके साथ इंडिया का DTAA नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा. उस पर्टिकुलर केस में जो भी फॉरेन कंट्री के अंदर टैक्सेशन हो रहा है और जो भी इंडिया के अंदर टैक्सेशन हो रहा है, इंडिया के अंदर जो टैक्सेशन हो रहा है उसमें से आपको उस पर्टिकुलर इनकम पर रिलीफ मिल जाएगा जो भी आपने टैक्सेशन बाहर की कंट्री के अंदर पे किया है. अब बात आती है कौन सी इनकम पर कैलकुलेशन होगी टैक्स की और किस तरीके से होगी. तो इसमें सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आप इंडियन इनकम टैक्स निकालते हो तो आप टोटल इंडियन इनकम टैक्स निकाल लो जैसे जैसे आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से बनता है. अब आप एवरेज टैक्स रेट निकाल लो कि इस पर्टिकुलर टैक्स जो आपने पे किया है उसका एवरेज टैक्स रेट क्या निकल के आ रहा है. एवरेज टैक्स रेट कैसे निकालते हैं, जितना भी आपने टैक्स पे किया है पूरी की पूरी इंडियन टैक्सेबल इनकम पर उसको टोटल इनकम विच इज़ टैक्स्ड उसको डिवाइड कर लो. बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज़ जो भी आपका टैक्स आ रहा है ऑन दी टोटल इनकम इन इंडिया उसको डिवाइड कर दो बाय दी टोटल इनकम इन इंडिया. इससे आपको एवरेज टैक्स रेट पता चल जाएगा कि कितना टैक्स रेट अप्लाई हो रहा है इंडिया के अंदर ऑन दी इनकम विच इज़ टैक्सेबल इन इंडिया. इस एवरेज टैक्स रेट को आप डबली टैक्स्ड इनकम से मल्टीप्लाई कर दो. अब क्वेश्चन आएगा डबली टैक्स्ड इनकम क्या होता है. तो डबली टैक्स इनकम का मतलब है वो इनकम जो दोनों कंट्रीज़ के अंदर टैक्स हो रही है. दोनों कंट्रीज़ के अंदर टैक्स हो रही है, कैसे निकालें. सपोज़ 1 लाख रुपए की इनकम है जो बाहर भी टैक्स हो रही है, इंडिया के अंदर भी टैक्स हो रही है. तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या करोगे, सारी की सारी जो भी डिडक्शंस हैं या जो भी अलाउंसेस आपको मिल रहे हैं एक्सपेंसेस के, उन सभी को माइनस करो और फिर देखो एक्चुअल में ऐसी कौन सी इनकम है जो दोनों कंट्रीज़ के अंदर टैक्स हो रही है. फॉर एग्जांपल किसी इनकम पर इंडिया के अंदर कुछ डिडक्शंस मिल गई चैप्टर 6A की, तो चैप्टर 6A की डिडक्शंस माइनस करने के बाद जो इनकम पर एक्चुअल में टैक्स लग रहा है इंडिया में, उस इनकम को आप कंसिडर करोगे वाइल कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ डिडक्शन और क्रेडिट. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. तो मैंने क्या बोला कि आप चेक करोगे कि इंडिया में जो आपने टैक्स पे किया है ऑन दी टोटल इनकम विच इज़ टैक्सेबल इन इंडिया वो कितना रेट आ रहा है. यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट पर्टिकुलर रेट विद दिस डबली टैक्स्ड इनकम. तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में इतना टैक्स है जो उस इनकम पर लग रहा है इन बोथ द कंट्रीज़, राइट. सिमिलरली आप जो टैक्स फॉरेन कंट्री में पे कर रहे हो उसको डिवाइड करोगे बाय द अमाउंट और
असेस्ड इन दी फॉरेन कंट्री। इससे क्या आ जाएगा, आपका एवरेज रेट ऑफ टैक्सेशन आ जाएगा इन दी फॉरेन कंट्री। इस एवरेज रेट को आप डबली टैक्सड इनकम से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फॉरेन कंट्री के अंदर आपने इस पर्टिकुलर टैक्स पे किया है। अब इनमें से जो भी लोअर होगा आप उसका क्रेडिट दे दोगे इन दी रेजिडेंस कंट्री। क्वेश्चन माइट अराइज इन योर माइंड कि लोअर ही क्यों दे रहे हैं। बात बताओ, इनकम की इंडिया के अंदर एक पर्टिकुलर इनकम पर 10,000 रुपये का टैक्स लग रहा है, बाहर की कंट्री में आपने इसी इनकम पर 8,000 रुपये का टैक्सेशन पे किया है, तो क्या इंडिया आपको 10,000 रुपये का क्रेडिट देगी या 8,000 रुपये का क्रेडिट देगी? ऑब्वियसली बात है 8,000 रुपये का। क्यों? क्योंकि अपने 8,000 ही तो दिए हैं ना बाहर की कंट्री के अंदर। टैक्सेशन बन रहा था 10,000 का, 8,000 बाहर पे कर दिए, तो बैलेंस तो इंडिया में पे करना पड़ेगा ना। तो दैट इज़ वाई द टर्म लोअर इज़ रिटर्न। अब वाइस वर्सा केस देख लो, इंडिया के अंदर टैक्स लग रहा है 8,000 रुपये। बताओ, इंडिया में जब टैक्स ही 8,000 बन रहा है तो क्या वो आपको 10,000 का क्रेडिट देंगे? क्यों देंगे? 8,000 का टैक्स बन रहा है ना इस इनकम पर, तो 8,000 मत दो, सिंपल। तो इसीलिए टर्म लोअर लिखा हुआ है सेक्शन के अंदर। आई होप यू आर क्लियर विद द लॉजिक। आते हैं एक केस लॉ की। केस लॉ है CIT वर्सेस बॉम्बे बुरमा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसमें क्या हुआ, इसमें बताया गया कि जो भी आपकी फॉरेन इन कंट्रीज से इनकम आ रही है उस पर आप जो टैक्स निकाल रहे हो ना, डबली टैक्सड इनकम पर, वो हर एक कंट्री के लिए अलग से कैलकुलेशन होगी। सारी फॉरेन इनकम को, सारी फॉरेन टैक्सेशन को मिलाकर फिर डबली टैक्सड इनकम से मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको हर एक कंट्री के लिए सेपरेट कैलकुलेशन करनी है एंड देन यू हैव टू कंपेयर इट विद दैट ऑफ इंडियन टैक्स। आई होप यू आर क्लियर विद दिस, राइट। सेक्शन 91 सब सेक्शन 2 पर आ जाते हैं। सेक्शन 91 सब सेक्शन 2 स्पेसिफिकली पाकिस्तान में जब आपको एग्रीकल्चरल इनकम होती है तो उस केस पर अप्लाई होता है। जो पर्सन है, जो असेसी है, वो इंडिया का रेजिडेंट है, उसको कोई भी ऐसी एग्रीकल्चर जो पाकिस्तान से हुई है और उस इनकम पर पाकिस्तान के अंदर उस कंट्री के जो एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्सेशन लॉज उसके अकॉर्डिंगली टैक्स पे हो चुका है, तो उस पर्टिकुलर इनकम पर किस तरीके से इंडिया में रिलीफ दिया जाएगा उसकी बात करता है सेक्शन 91 सब सेक्शन 2। आई होप यू आर क्लियर विद दी कंटेंट कि आप सेक्शन 91 सब सेक्शन 2 में क्या पढ़ने वाले हो, राइट। तो इसमें स्पेसिफिकली किसके लिए है, पाकिस्तान से जो एग्रीकल्चरल इनकम आ रही है उसकी टैक्सेशन से रिलेटेड बातें करेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, एग्रीकल्चरल इनकम तो एग्जेम्प्ट होती है ना इंडिया के अंदर, तो आपको मैं याद दिलवा देती हूँ कि एग्रीकल्चर लैंड जनरेट होती है उस पर आपको टैक्सेशन नहीं पे करना होती है, वो एग्जेम्प्ट होती है। बट अगर आपको बाहर की कंट्री से एग्रीकल्चरल इनकम होती है तो दैट पर्टिकुलर इनकम इज़ टैक्सेबल इन इंडिया एज वेल, राइट। सो अब मैं बात करती हूँ कि किस तरीके से डिडक्शन मिलेगी अगर आपने पाकिस्तान में एग्रीकल्चरल इनकम अर्न करी और उस पर वहाँ पर टैक्सेशन पे किया एज़ पर दी लॉज ऑफ दैट कंट्री, स्पेसिफिकली ऑन एग्रीकल्चरल इनकम जो टैक्सेशन लॉस थे उसके हिसाब से टैक्स पे किया, तो इंडिया में आपको जो रिलीफ मिलेगा वो रिलीफ होगा जितना टैक्स आपने पाकिस्तान में पे किया वो, ठीक है, या फिर जितना भी अमाउंट इंडियन टैक्स रेट के हिसाब से, जितना भी अमाउंट ऑफ टैक्स इंडियन टैक्स रेट के हिसाब से उस एग्रीकल्चरल इनकम पर बनता है, विच एवर इज़ राइट। तो आप सीधी सी बात है, आप अपनी कंट्री के अंदर चेक करो कि कितना टैक्स रेट बन रहा है उस पर्टिकुलर इनकम पर, एवरेज टैक्स रेट निकालो, राइट। एवरेज टैक्स रेट्स को उस पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल इनकम पर मल्टीप्लाई करो, एग्रीकल्चरल इनकम से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट दी टैक्स अमाउंट कि उस पर्टिकुलर इनकम पर कितना इंडियन टैक्स बन। कंपेयर करो कि कितना आप पाकिस्तान के अंदर उस इनकम पर टैक्स पे करके आए हो, दोनों में से जो भी लोअर होगा उसका रिलीफ, उसका डिडक्शन आपको इंडिया के अंदर मिल जाएगा एज़ पर सेक्शन 91 सब सेक्शन 2। ध्यान रखना यहाँ पर लिखा हुआ है एज़ पर दी लॉज ऑफ टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अगर आपने टैक्स पे किया है ना तो उस पर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, रिमेंबर दिस। सिर्फ लॉज ऑफ टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम इन पाकिस्तान से रिलेटेड अगर आपने टैक्सेशन पे किया है तो इन दैट पर्टिकुलर केस ओनली यू विल गेट दी रिलीफ अंडर सेक्शन 91 सब सेक्शन 2। आई होप वी आर क्लियर विद दिस,
राइट। अब आ जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे जिसका नाम है परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट, पीई के नाम से जो बहुत फेमस है। पीई क्या है? तो पीई की डेफिनेशन आपको आर्टिकल 2 के अंदर मिलेगी। आर्टिकल 5(2) के अंदर बताया हुआ है कोई भी प्लेस ऑफ मैनेजमेंट होती है, ब्रांच होती है या फिर ऑफिस होता है, फैक्ट्री, वर्कशॉप, माइन, ऑयल और गैस वेल, क्वारे और एनी अदर प्लेस ऑफ एक्सट्रैक्शन नेचुरल रिसोर्सेज को हम परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं। फिर से रिपीट करती हूँ, क्या क्या आएगा? प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, ब्रांच, ऑफिस, फैक्ट्री, वर्कशॉप, माइन, ऑयल और गैस वेल, क्वारे और एनी अदर प्लेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज नोन एज अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। डीटीएस के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट है या फिर फॉरेन कंपनी है जो इंडिया में कोई भी इनकम रिसीव कर रही है विच इज़ टैक्सेबल इन इंडिया, तो उस पर्टिकुलर केस में उस नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी की जो इनकम है वो इंडिया में टैक्सेबल तभी होगी अगर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट उस पर्टिकुलर एंटिटी की या नॉन रेजिडेंट की इंडिया के अंदर है। सीधी बात, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है इंडिया के अंदर तो ही टैक्सेशन होगा। तो इसमें क्या हो गया, अगर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया के अंदर नहीं है और इनकम आप अर्न करते हो इंडिया के अंदर, तो उस पर्टिकुलर केस में उस नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी पर वो टैक्सेबल इनकम नहीं हो पाएगी। लेकिन ये जो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो 3 चीज़ों पे नहीं लगता, 3 बिजनेस इनकम्स पर नहीं लगता, जो कि है रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज एंड इंटरेस्ट। इसके लिए स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि ये पीई का कॉन्सेप्ट इस पर अप्लाई नहीं होगा। पीई नहीं भी होगी ना तो भी अगर आपने रॉयल्टी, एफटीएस या इंटरेस्ट अर्न किया है तो इन दैट पर्टिकुलर केस वो टैक्सेबल इंडिया में तब भी हो जाएगा। रिमेंबर दिस। अब बात आती है बिजनेस कनेक्शन सेक्शन 9 की। सेक्शन 9 के अंदर लिखा हुआ है कि अगर किसी भी नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी का बिजनेस कनेक्शन इंडिया में बन जाता है, जो सेक्शन 9 में डिफाइंड है बिजनेस कनेक्शन, तो उस पर्टिकुलर केस में चाहे पी थी पी नहीं थी उससे कोई मतलब नहीं है, आपका टैक्सेबिलिटी इंडिया में अराइज हो जाएगी। ठीक है। बिजनेस कनेक्शन एक बहुत ही ज़्यादा वाइड टर्म है, वेयर एज इन कंपैरिजन टू पीई जो बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट है, छोटी सी बात लिखी हुई है। बिजनेस कनेक्शन बहुत वाइड है, बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेता है, जिसकी वजह से टैक्सेबिलिटी इंडिया में होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब कुछ कन्फ्यूजन्स अराइज हो सकती हैं, इसीलिए मैं क्लियर कर देती हूँ। मान लेते हैं हमारी कंट्री का और दूसरी कंट्री का DTAA है, ठीक है। उस कंट्री की फॉरेन कंपनी या नॉन रेजिडेंट की इंडिया के अंदर कोई भी पीई नहीं है, DTAA है पर पीई नहीं है। तो एक बात बताओ, अगर ऐसा है तो क्या इनकम DTAA के हिसाब से टैक्सेबल होगी इंडिया के अंदर? नहीं। क्यों? क्योंकि DTAA में लिखा है अगर पीई नहीं है तो टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी। ठीक है, लेकिन फिर आपके दिमाग में आएगा कि सेक्शन 9 में तो लिखा है बिजनेस कनेक्शन, बिजनेस कनेक्शन के हिसाब से तो पीई है नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बिजनेस कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया तो टैक्सेबिलिटी राइज हो जाएगी। तो इस हिसाब से तो अगर DTA है, पीई नहीं है, तो उस केस में भी बिजनेस कनेक्शन अगर हो जाता है इस्टेब्लिश तो टैक्सेबिलिटी राइज हो जानी चाहिए। देखो, यहाँ पर आएगा आपका कॉन्सेप्ट सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 का, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि DTAA और इनकम टैक्स एक्ट विच एवर इज़ मोर बेनिफिशियल टू द एसएससी विल प्रिवेल। अब एक बात बताओ, सेक्शन 9 के अंदर लिखा हुआ है कि सेक्शन 9 के अंदर लिखा हुआ है कि बिजनेस कनेक्शन हो गया, मान लेते हैं बिजनेस कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, टैक्सेबिलिटी इंडिया में राइज हो गई, तो ये किसके हिसाब से हुआ? सेक्शन 9 किस में है? सेक्शन 9 इनकम टैक्स एक्ट में है। तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से तो टैक्सेबिलिटी राइज हो गई, बट DTAA में क्या लिखा है? DTAA में लिखा है नहीं टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि पी नहीं है। तो DTAA और इनकम टैक्स एक्ट विच एवर इज़ मोर बेनिफिशियल टू दी एसएससी विल प्रिवेल एज पर सेक्शन 90 सबसेक्शन 2। तो बताओ क्या होगा इस केस में? DTAA प्रिवेल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लिखा है कि टैक्सेबिलिटी राइज नहीं होगी, तो ये किसके लिए बेनिफिशियल होगा? एसएससी के लिए तो बेनिफिशियल होगा, तो इसीलिए ये DTAA प्रिवेल कर जाएगा, इसीलिए टैक्सेबिलिटी राइज नहीं होगी। कौन से केस में? पीई नहीं है इंडिया के अंदर और DTAA के हिसाब से इनकम टैक्सेबल नहीं बन रही है, तो इस केस में बिजनेस कनेक्शन इस्टेब्लिश हो भी गया तब भी टैक्सेबिलिटी राइज नहीं होगी। आई होप वी आर क्लियर विद दिस। अब मैं आपको ब्रीफली एक बार बता देती हूँ कि अगर DTAA है तो क्या होगा, DTAA नहीं है तो क्या होगा, और उसके अंदर भी फर्दर 2 केसेस। मान लेते हैं DTAA है और पीई भी है,
DTAA भी है, PE भी है, तो बताओ क्या इनकम टैक्सेबल होगी एज पर DTAA? यस, PE है मतलब DTAA अप्लाई हो जाएगा, DTAA के हिसाब से टैक्सेबिलिटी राइज हो गई, करेक्ट। PE नहीं है, लेकिन PE नहीं है, मान लेते हैं PE नहीं है, तो DTAA के हिसाब से टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी। टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? उस पर्टिकुलर केस में हम चेक करेंगे बिजनेस कनेक्शन अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर हो भी रहा होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बेनिफिशियल क्या है? DTAA, टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी। नेक्स्ट केस देख लेते हैं। अगर DTAA नहीं है, अगर DTAA नहीं है तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो बिज़नेस कनेक्शन बन रहा होगा या बिज़नेस कनेक्शन नहीं बन रहा होगा। अगर बिज़नेस कनेक्शन बन रहा होगा तो उस केस में बताओ इनकम टैक्सेबल इंडिया में होती है या नहीं होती? होती है। अगर बिज़नेस कनेक्शन नहीं बन रहा होता तो उस केस में इनकम टैक्सेबल होती है या नहीं होती है? नहीं होती है। सो यहीं पर हमारा एक ब्रीफ चार्ट कवर हो गया, जिसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया कि अगर DTAA है तो क्या होगा, DTAA नहीं है तो क्या होगा, P है तो क्या होगा, P नहीं है तो क्या होगा। सिमिलरली बिजनेस कनेक्शन है तो क्या होगा और नहीं है तो क्या होगा। आई होप वी आर क्लियर विद दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक बारी सुनने से समझ नहीं आया तो आप इसको फिर से रिमाइंड करके प्लीज़ इसको दोबारा सुन लेना, क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको ये चीज़ समझ आए, राइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, जो इस चैप्टर के अंदर इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है सेक्शन 228A। 228A रिकवरी का सेक्शन है, रिकवरी ऑफ टैक्स एंड परसुएंस ऑफ अग्रीमेंट्स विद दी फॉरेन कंट्रीज़। फॉरेन कंट्रीज़ के साथ हमारा अग्रीमेंट है, और हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 90 के अंदर, सेक्शन 90 के अंदर हमने पढ़ा था कि रिकवरी ऑफ टैक्स में भी हेल्प करते हैं अगर कंट्रीज़ का DTAA होता है, राइट। तो कैसे रिकवरी होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो कैसा प्रोसीजर होता है वो मैं आपको ब्रीफली बताती हूँ। UK गवर्नमेंट को टैक्सेस सपोज़ रिकवर करने हैं किसी भी पर्सन से जो इंडिया में है, ठीक है, इंडिया का रेजिडेंट है, उससे टैक्सेस रिकवर करने हैं UK गवर्नमेंट को। तो UK गवर्नमेंट क्या करेगी? UK गवर्नमेंट CBDT को रिक्वेस्ट भेजेगी, CBDT मतलब इंडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भेजेगी कि मुझे इस पर्टिकुलर टैक्स की रिकवरी करनी है फ्रॉम सो एंड सो पर्सन। इसकी प्रॉपर्टी हो सकता है वो बता भी दें कि ये प्रॉपर्टी सो एंड सो हमें पता चली है, आप इससे रिकवरी कर दो, या हो सकता है वो सीधा बोल दे कि आप इसको सर्च करो, इन्वेस्टिगेट करो और फिर हमें रिकवरी करके दे दो, ठीक है। तो अब CBDT क्या करेगी? CBDT इस रिकवरी सर्टिफिकेट को TRO को भेजेगी। TRO मतलब टैक्स रेजिडेंसी ऑफिसर, टैक्स रेजिडेंसी ऑफिसर को भेजेगी CBDT रिकवरी सर्टिफिकेट। अब बात आती है कि ये जो प्रोसीडिंग्स हैं वो करेगा, वो टैक्स और रिकवरी ऑफिसर जिसके अंडर में ये प्रॉपर्टी आती है, जिसकी जुरिस्डिक्शन में ये प्रॉपर्टी आती है, या फिर कोई और TRO। अब एक बात बताओ, अगर आपको पता है कि कौन सी प्रॉपर्टी उस बंदे के नाम पर है और आपने वो लोकेट कर लिया, उसकी डिटेल्स आपके पास हैं और उसकी प्रॉपर्टी है भी इंडिया में, तो उस पर्टिकुलर केस में तो जिस भी जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी आती है उस जुरिस्डिक्शन वाले TRO को रिकवरी सर्टिफिकेट भेज दिया जाएगा और वो प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगा, रिकवरी करके दे देगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि प्रॉपर्टी का भी अता पता नहीं है, या फिर उसकी प्रॉपर्टी है नहीं है, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, डिटेल्स नहीं है हमारे पास। तो फिर तो इस केस में कौन से TRO को केस दिया जाए? इसी चीज़ की प्रॉब्लम आ रही थी, इसीलिए सेक्शन में अमेंडमेंट आई और उसमें डाल दिया गया कि अगर वो कंट्री का रेजिडेंट है और उसकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स हमें नहीं भी पता, तो उस पर्टिकुलर केस में जो भी उस पर्सन की जो भी TRO उस पर्टिकुलर पर्सन की जुरिस्डिक्शन को कंट्रोल करता है, या उसकी जुरिस्डिक्शन वाला जो भी TRO है वो TRO इस केस हैंडल करेगा। पहले इस चीज़ क्लियर नहीं थी, इसीलिए अमेंडमेंट ला के इसको क्लैरिफाई किया गया। अब जैसी ही रिकवरी हो जाएगी, वो रिकवरी करके क्या करेगा? वो जो भी रिकवरी का अमाउंट है उसमें से अपने जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो सब माइनस करेगा, कि अपने खर्चे वगैरह माइनस करे। अब जो बच गया वो वापस से CBDT को देगा। अब CBDT इसको बाहर रेमिट कर देगी टू द फॉरेन कंट्री। सिमिलरली लाइकवाइज ऑपोजिट केस हो सकता है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट बाहर की गवर्नमेंट को ऐसे रिक्वेस्ट कर सकती है, वहाँ के जो भी रिस्पेक्टिव ऑफिसर्स होंगे वो रिकवरी करके इंडिया में वापस रेमिटेंस कर देंगे। सो यही सारा कुछ आपको सेक्शन 228A के अंदर मिलेगा। मैं इसको रीड नहीं कर रही हूँ, आप इसको रीड कर सकते हैं। मैंने आपको ब्रीफली सारा कुछ समझा दिया, ब्रीफली क्या सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। जो अमेंडमेंट है वो भी कवर कर ली हमने, और जैसे जैसे ये प्रोसीडिंग्स होती हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, वो भी हमने कवर कर लिए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डिड,
please give it a big thumbs up and comment in the comment section below that what you liked about the video, and if you have any suggestions for improvement, do let me know about that as well. You can get the link of playlist which has been uploaded till date. All the playlists have been updated with the videos which I have uploaded till now. You can refer to that from the description box below. Also, in case you want some other topics to be covered like this, let me know about that. And thank you for watching, guys. Thank you for showering so much love on the videos. I am truly blessed and grateful to you all. Thank you so much for watching. Take care. Bye bye.